मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कई बार हम लोग उद्योग, उद्योगपति, उद्योग धंधे, नेताओं के साथ उनके कनेक्शन और उसके आधार पर उनको मिलने वाले लाभ की चर्चा खूब करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उद्योगों को बड़ा लाभ मिल जाता है और सच बात है। उनकी जो अनाप शनाप कमाई होती है, अनाप शनाप वो उपभोग करते हैं, अय्याशी करते हैं। लेकिन क्या उद्योग धंधे अय्याशी से चल सकते हैं? अब जाहिर है, जब उद्योगपति होगा, हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर होगा, तो ये भी सच है कि उसी हिसाब से उसकी संपत्ति दिखेगी, उसके बच्चों की शादी दिखेगी, उसकी अपनी लेविश लाइफस्टाइल दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। और इस देश में अंबानी अडानी का नाम लिया जाता है। अब ठीक है, अडानी, गौतम अडानी तो एक तरह से कहें कि खुद ही उन्होंने सब खड़ा किया है। उनके पिता भी कारोबारी थे, लेकिन वैसे नहीं थे। अंबानी की अगर बात करते हैं तो कमाल की बात है कि सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम आता है, क्योंकि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये दो भाई, और मुकेश अंबानी का नाम आता है कि अंबानी के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अंबानी हर जगह है। और अंबानी के अभी बेटे का विवाह समारोह हुआ तो एक दिन के लिए जामनगर वो सबसे ज्यादा चार्टर्ड उतरने वाली जगह बन गया। दुनिया भर से लोग आए, पैसा अथाह बहा। जियो वर्ल्ड सेंटर क्या कमाल का बनाया है पीकेसी में। जगह नहीं है पीकेसी में, लेकिन चूंकि जब वेब्स ओटीटी का कार्यक्रम था तो वेब्स के दौरान हमको भी वहाँ 4-5 दिन ट्राइडेंट में रुकने का अवसर मिला। तो ठीक उसके सामने जियो वर्ल्ड सेंटर है, और शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो बड़ा शानदार, वो सोप ओपेरा वाले जो होते हैं वैसा उनका ऑडिटोरियम है। क्या अद्भुत बनाया है नीता अंबानी ने, अक्सर दिखता भी रहता है। और दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी जो बिल्कुल गायब है। हुआ क्या कि मुकेश अंबानी वो धंधा करते रहे, उनके घर परिवार के लोग ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, अनंत, आकाश, ईशा, और कंपनियां ग्रो कर रही हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल अंबानी उस दौर में अमर सिंह के दोस्त हो गए। फिर शायद उन्हें लगा कि सब कुछ करने के बाद यही सरकार से जुगाड़, नेताओं से जुगाड़, सहारा, सुब्रत राय सहारा भी उनके दोस्त हो गए। तो एक तरह से कहें कि ऐसे सुविधा भोगियों की और कमीशन पर जीवन जीने वाले, दूसरों के पैसे से मजे करने वाले। अब आप कह सकते हैं कि भाई मुकेश अंबानी की कंपनी में भी दूसरे ही पैसा लगाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वो लोग किसी सर्विस, किसी उसके लिए करते हैं। अब आज की मैं खबर देख रहा था तो मुझे लगा कि सचमुच ये कमाल ही है। इसकी जो खबर मैंने पढ़ी, 20,000 करोड़, एग्जैक्ट नंबर मैं बताता हूं आपको, नहीं 10,000 करोड़, 10,117 करोड़ की संपत्तियां अटैच हो गई हैं अनिल अंबानी की। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये, सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब उस कार्रवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था कि जो रिलायंस है, RIL, तो दो अलग है, इसको समझिए। रिलायंस दोनों के नाम में है, लेकिन मुकेश अंबानी वाली कंपनी RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस पे वेबसाइट पर मैं गया तो धीरू भाई अंबानी की फोटो लगी हुई है। धीरू भाई H अंबानी। आवर ड्रीम्स हैव टू बी बिगर, आवर एम्बिशंस हायर, आवर कमिटमेंट डीपर एंड आवर एफर्ट्स ग्रेटर। दिस इज माई ड्रीम फॉर रिलायंस एंड फॉर इंडिया। ये धीरू भाई अंबानी है। अब जाहिर है, जो कंपनी 50 साल होने जा रहा हो, 45 साल से अधिक की कंपनी हो गई, और धीरू भाई अंबानी सामान्य व्यक्ति थे, बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया 1977 में, वो रिलायंस टेक्सटाइल का IPO लेकर आए थे, हिस्ट्री बन गई थी उस वक्त। उनके ऊपर भी कई आरोप लगते हैं कि बहुत ऊटपटांग तरीके से सरकारी लाभ लिया। वो जो मिलिंद देवड़ा के पिता है, मुरली देवड़ा, वो तो खैर अंबानी के ही घर परिवार के लोग कहे जाते थे। वहां आप जाएंगे नरीमन पॉइंट पर ना, तो मुरली देवड़ा चौक है, बोर्ड लगा हुआ है। पावरफुल आदमी थी। 80-82 में रिलायंस ने फर्स्ट पेट्रोकेमिकल और पॉलिएस्टर
फिलामेंट यान प्लांट लगा दिया था पातालगंगा में। 2002 में फिर तो शुरू हो गया रिलायंस का जो रिफाइनरी शुरू हो गई, और फिर तो मान लीजिए कहानी ही बदल गई। 2002 में टेलीकॉम रेवोल्यूशन, आपको याद होगा छोटा वाला मोबाइल CDMA, सिम इनबिल्ट होता था, याद है ना 2002 में। और उसके बाद परिवार में शुरू हो गया झगड़ा। अब 2004 में मुकेश अंबानी वो जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में रिलायंस पहुंच गई थी। और आपको ध्यान में है कि 2005 के बाद जब बंटवारा हो गया तो अनिल अंबानी अलग चले गए। एक बार तो शायद कितना 500-600 करोड़ था वो जमा करके अनिल अंबानी को बचाया था मुकेश अंबानी ने। उसके बाद तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी तो अलग ही हो गई। टेक्सटाइल, एनर्जी, कम्युनिकेशन, पता नहीं किस किस चीज में वो जलते चले गए। डिजिटल रेवोल्यूशन का तो सबसे बड़ा हिस्सा बन गया जियो। कमाल की बात, एक CDMA वाला आया था उनके हाथ में, किसके हाथ में? अनिल अंबानी के हाथ में, नहीं कर पाए। अब स्थिति यह है कि जियो जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है मेटा के साथ, क्वालकॉम के साथ, गूगल के साथ, इंटेल के साथ। और ये क्या कर रहे हैं? ये भाग रहे हैं, ये बच रहे हैं। इनकी कोशिश है कि कैसे सब कुछ हम बचा पाए अपना। अब मैंने जियो वर्ल्ड सेंटर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2022 में जो जियो वर्ल्ड सेंटर बना है अद्भुत है। अभी आपको अवसर मिले तो आप भी जाइए। अब अनंत, ईशा और आकाश ये उसके बोर्ड में हैं, और तीनों 2023 में इसके बोर्ड में आ गए थे। और नीता अंबानी तो अलग अलग काम करती ही रहती हैं। अब मैंने धीरूभाई अंबानी का कोट बताया, अब मुकेश अंबानी का कोट। The one common unifying thread that runs through everything we have ever done at Reliance is the spirit of care and empathy. अब आप जरा सोचिए, कहां कहां ये कंपनी है, क्या क्या काम कर रही है। और दूसरी तरफ ADAG, रिलायंस ADAG, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उसकी स्थिति क्या है? वो किसी तरह से सिर्फ अपना काम चलाया। अब आप जरा सोचिए, वर्ल्ड वाइड ये 86 लार्जेस्ट कंपनी है रिलायंस, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट टैक्स पेयर है। अब गौतम अडानी भी अपने बूते क्या शानदार काम कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं। 7% टोटल मर्चेंडाइज में है, समझिए। ठीक है, रिलायंस के ऊपर भी आरोप लगता रहा है पॉलिटिकल करप्शन का, क्रोनिज्म का, फ्रॉड का, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का, बहुत से ऐसे लगते रहे। लेकिन आज ये कंपनी जहां खड़ी है वो जरा आप सोचिए। ये इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू है 2025 में 9,98,000 करोड़, 120 बिलियन डॉलर। ये अंबानी फैमिली का ये है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस खबर को बताने से पहले ये बताना जरूरी था। और मैंने आपको बताया है कि ऑयल, केमिकल, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, ऑयल गैस, इस सब में ये बहुत ज़्यादा है। जियो तो आपको पता ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पता ही, नेटवर्क 18 इनका अपना ही ग्रुप है। अब ये सब बता के जरा मैं आ जाता हूं रिलायंस ADAG, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। ये भी मुंबई में हेडक्वार्टर है। क्या क्या, रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस होम फाइनेंस है, रिलायंस हेल्थ है, रिलायंस मीडिया वर्क्स है। तो काम ये भी सब जगह कर रहे हैं। 2006 में फाउंड किया गया इसको, अनिल अंबानी और टीना मुनीम अंबानी, उनकी पत्नी। अनिल अंबानी के पास 55.54% शेयर। अब लेकिन जरा आप सोचिए, मैं एक लाइन जो पढ़ने जा रहा हूं इसके बाद फिर उस खबर पर आऊंगा। In March 2022, Anil Ambani stepped down from the boards of Reliance Infrastructure and Reliance Power. अगली लाइन पढ़ रहा हूं, इसको और ध्यान से सुनिए। In August 2024, SEBI banned Anil Ambani from the securities market for 5 years on charges of diversion of funds. ये दो भाइयों की कहानी है, इसलिए
उद्योगों का सच तो समझना पड़ेगा, उद्योग धंधों का सच समझना पड़ेगा। और किसी भी कारोबारी को सरकार से, सरकार की नीतियों से फायदा हो सकता है, लेकिन फायदा लेने के लिए उसको बहुत जूझ कर काम करना पड़ता है। अब आ जाते हैं जो ईडी ने जब्ती की है। रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और यस बैंक फ्रॉड केस का ये मामला है जो ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बताया 5 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं। हजारों करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला अनिल अंबानी के ऊपर है। ताजा जो कार्रवाई है वो 1120 करोड़ की अनिल अंबानी ग्रुप की संपत्तियां अटैच हुई। 18 से ज्यादा ये संपत्तियां हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 7, रिलायंस पावर 2, रिलायंस वैल्यू सर्विस 9, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है। इसके बाद कितना ये आंकड़ा हो गया जो मैंने पहले बताया था, 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई। अब आरकॉम, आरएचएफएल, आरसीएफएल केस में है, आपको पता ही है। अब एक तरह से कहें तो ये भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का मामला बन चुका है। अनिल अंबानी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। यस बैंक से 5,000 करोड़ का निवेश लिया 2017 से 19। यस बैंक ने आरएचएफएल और आरसीएफएल में लगभग 5,000 करोड़ का निवेश किया। ये मैं अब खबरें पढ़ रहा हूं, अब मैं ये जो सारी खबरें पढ़ रहा हूं ये समाचारों में सब कुछ है। सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, एनपीए बन गया, वापस नहीं आया। कहा गया पैसा रूट कर दिया गया, म्यूचुअल फंड के जरिए पैसों की रूटिंग हो गई। सीधे निवेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए पहले म्यूचुअल फंड, फिर यस बैंक और उसके बाद फिर उसको अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों तक पहुंचा दिया गया। इकोनॉमी की भाषा में इसको कहते हैं कि लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का यह बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। 2010 से 12 में इन पर बहुत भारी कर्ज था। 40,185 करोड़ का कर्ज आज भी बकाया है। एक कंपनी कैश रिच है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी रिलायंस एडीएजी 40,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, संपत्तियां जब्त हो रही। बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, पीएनबी, 9 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने इन खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है। समझिए, अब ईडी इस सब की जांच कर रही है। रिश्तेदार इस ग्रुप से जुड़े हैं, कनेक्टेड पार्टियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं, कुछ रकम विदेश भेजी गई। एक कंपनी का कर्ज दूसरी कंपनी का कर्ज चुकाने में लगाया गया। समझिए, ये स्थिति हो गई। अब ये कहानी थोड़ा विस्तार से मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया कि कई बार कहा जाता है ना, निश्चित तौर पर उद्योग धंधे, उद्योगपति वो पैसा बहुत कमाते हैं, पैसे का लाभ भी लेते हैं, उपभोग भी करते हैं और कई लोग आगे जाकर अय्याशी भी करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। अभी भी अनिल अंबानी, टीना मुनीम, उनके बच्चे, वो सब आपको दिखेंगे जगह जगह घूमते हुए। लेकिन जरा सोचिए, अंबानी के ही 2 बेटों में एक कहां पहुंच गया और एक कहां रह गया। इसलिए सरकार भी हो, पैसा भी मिल जाए, बैंक भी आपकी मदद करें तो भी सब कुछ सही हो जाए, ये संभव नहीं है। अब अनिल अंबानी ग्रुप पर ये सब तो मुश्किल और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से देखें तो सरकार बहुत रिजिड दिख रही। कहा यह जा रहा था ना कि डिफेंस डील में अंबानी की डिफेंस वाली कंपनी, उसको सरकार बड़ा आगे बढ़ा रही। अब सरकार आगे बढ़ा रही होती, ईडी की ऐसी जांच हो रही होती, ऐसे फंस रहे होते। सरकार उद्योगपतियों को थोड़ा रियायत तो देती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो एकदम से इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन रियायत दी जा रही है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो चर्चा है, इसको जरा दूसरे नजरिए से सोचिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।